हे फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ ही गया होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ पे बनने वाली है और आज का टॉपिक क्या है। आज की टॉपिक ये है कि केदारनाथ जर्नी कैसे करें एंड मुंबई टू केदारनाथ कैसे जाएं। और आज की वीडियो इसलिए बन रही है फ्रेंड्स क्योंकि 17 मई को केदारनाथ टेम्पल के कपाट खुलने वाले हैं और आप सभी वहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहती थी कि आप अगर वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप उसके पहले मेरा वीडियो ये ज़रूर देखें, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी कि आप वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, कहाँ स्टे कर सकते हैं, कहाँ खा सकते हैं। गाइज चलो फिर आज मैं स्टार्ट करती हूँ मैं जल्दी। बिफोर दैट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अबाउट केदारनाथ जर्नी। ऐसा था कि जब कोविड चल रहा था, कोविड सिचुएशन, दैट टाइम पे हम सभी फ्री थे। तो मुझे भी जाना था केदारनाथ। केदारनाथ जाने से पहले उत्तराखंड में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले गए थे कि कोविड की जो रिपोर्ट है वो उनको नेगेटिव चाहिए थी। बट उसके कुछ दिनों बाद आफ्टर 2 मंथ्स वो जो कोविड रिपोर्ट का जो सिनेरियो था वो वहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद एवरीवन कैन अलाउ टू विजिट मतलब उत्तराखंड, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ एंड ऑल टेम्पल्स, 4 धाम वगैरह। तो दैट टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, हम अब जाते हैं। तो अक्टूबर में मैंने मेरी ट्रिप प्लान की, बट मेरे साथ आने के लिए कोई नहीं था बिकॉज दैट टाइम पे जस्ट सभी लोगों के जॉब स्टार्ट हुए थे वापस कोविड के लॉकडाउन के बाद। सभी को अपना जॉब रिज्वाइन करना था एंड मैंने काफ़ी लोगों को रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ चलिए, तो बट दे आर नॉट रेडी टू कम विथ मी। मैंने सोचा कि सोलो ट्रिप करते हैं। तो सोलो ट्रिप करनी थी मुझे, बट थोड़े से रिस्क भी थे क्योंकि कभी मैंने सोलो ट्रिप की नहीं थी। तो कैसे जाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था बिकॉज पूरा इन्फॉर्मेशन तो मैंने निकाल ली थी बट फिर भी एक डर था माइंड में। मेरे माइंड में एक आइडिया है कि वाई नॉट बात की जाए ट्रैवलर्स वगैरह से। तो मैंने काफ़ी सारे ट्रैवलर्स थे, उनसे बात की तो उन्होंने काफ़ी सारा मुझे बड़ा बजट निकाल के दिया जो कि मैं अफोर्ड तो नहीं कर सकती थी। जो ट्रैवल एजेंसी थी मैंने उनसे बात की। तो एक ट्रैवल एजेंसी वालों से मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मेरा फाइनली एक लास्ट सीट बची थी उनके पास जो उन्होंने मुझे अलाउ किया। एंड देन फिर लास्ट मोमेंट पे ऐसा हुआ कि जब मेरे टिकट बुक्स हो गए उसके बाद उन्होंने मुझे फाइनल, जिस दिन मैं ट्रेन में बैठना थी तो उन्होंने बोला कि आपकी ट्रिप जो है कैंसिल हो गई है एंड ऑल दैट। तो फिर सडनली मेरे पास एक ही ऑप्शन था। तो मैंने एक और ट्रैवल एजेंट थे जिनसे मैंने बात की थी जो ये केदारनाथ की ट्रिप्स वगैरह, ट्रैक वगैरह ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आज मैं जो है मेरी ट्रिप के बारे में बताऊंगी। बाद में आप कैसे सोलो कर सकते हो विदाउट ट्रैवल ऑर्गेनाइजर वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसा था कि जब उन्होंने मेरी ट्रिप ऑर्गेनाइज की तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बताया कि कुछ 10,500 रुपीज़ का पैकेज है जिसमें दिल्ली टू केदारनाथ, ऋषिकेश एंड चोपता और अगेन वो दिल्ली में ड्रॉप करेंगे। तो ऐसी हमारी ट्रिप थी। तो पूरी ट्रिप आपने देखी ली होगी मेरे चैनल पे, और अगर आपने नहीं देखी होगी तो मैं आई बटन पे आप देख सकते हो, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वो ऐसा था गाइज। और अगर वो उन्होंने 10,500 रुपीज़ लेते विथ टैक्सेस, और उसके बाद में अगर गाइज आप अगर जाना चाहते हो सोलो और आपका बजट बहुत ज़्यादा कम है तो आप बाय ट्रेन जा सकते हो। एंड केदारनाथ जाने के 3 मोड है, बाय ट्रेन, बाय बस एंड बाय फ्लाइट। और अगर आप बाय ट्रेन जाते हो तो आप डायरेक्टली मुंबई से हरिद्वार जा सकते हो, और आप फ्लाइट से जा रहे हो तो आप डायरेक्टली फ्लाइट से आप देहरादून उतर सकते हो। और अगर आप बस से जा रहे हो तो फिर आपको दिल्ली आना पड़ेगा एंड दिल्ली से आपको फिर आपको ऋषिकेश के लिए डायरेक्ट बस लेनी पड़ेगी। गाइज अगर आप मुंबई से केदारनाथ जाना चाहते हैं और आपका बजट काफ़ी कम है और आप कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज़र नहीं चाहते हैं तो आप आराम से 5,000 के अंदर, 5 से 7,000 के अंदर आप ये ट्रिप कर सकते हो।
और कंप्लीट ट्रिप कर सकते हो विथ फूड, स्टे एंड ट्रैवल एंड ऑल दैट थिंग। तो गाइज मैंने काफ़ी सारे ट्रेन के जो मुंबई से जो हरिद्वार ट्रेन जाती हैं उनकी इंफॉर्मेशन निकाली है, तो वो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो वो काफ़ी सारी ट्रेनें जो डेली बेसिस पे भी जाती हैं और काफ़ी सारी ट्रेनें जो एक दिन छोड़ के एक दिन जाती हैं, तो वो पूरा डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरा गाइस, अगर आप हरिद्वार उतरते हो तो आपको हरिद्वार में 1 डे का स्टे करना पड़ेगा। वहाँ पे स्टे करके आप वहाँ पे प्रायर टू 1 डे बिफोर आप बुकिंग कर लीजिए टू सोनप्रयाग के लिए। और क्योंकि सोनप्रयाग के लिए सुबह 5 बजे से लेकर मॉर्निंग के 11 बजे तक बसेस निकलती हैं, फिर उसके बाद बसेस नहीं निकलती हैं, तो आपको एक दिन पहले ही बुकिंग करनी पड़ेगी। एंड जो टिकट प्राइजेस हैं वो 500 रुपीज़ से स्टार्ट होता है और मतलब 800 रुपीज़ तक जाता है। काफ़ी सारे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वहाँ पे वो टिकट्स वगैरह बुक करते हैं। तो पहला काम आप ये कीजिए कि आप वहाँ जाके बसेस के टिकट बुक कीजिए जो सुबह 5 बजे की बसेस होती हैं, और वहाँ पे फिर आप एक दिन का स्टे कीजिए। स्टे वहाँ पे 500 से स्टार्ट होता है। आप डॉर्मेट्री वगैरह भी ले सकते हो, डॉर्मेट्री वगैरह चीप होती हैं। और जब आप नेक्स्ट डे जब आप सोनप्रयाग के लिए निकलोगे तो सोनप्रयाग, हरिद्वार से सोनप्रयाग 230 किलोमीटर्स है एंड अराउंड 10 से 12 घंटे की जर्नी होती है गाइज। तो सोनप्रयाग में आपको पहुंचना है और सोनप्रयाग पहुंचेंगे आप आई थिंक इवनिंग तक पहुंच जाएंगे। तो इवनिंग में जब आप पहुंचेंगे तो आप पहला काम कीजिए सोनप्रयाग में कि आपका बायोमेट्रिक्स रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, सोनप्रयाग में रुक सकते हैं, क्योंकि गौरीकुंड में कोई भी स्टे वगैरह का ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है और जो मिलेंगे वो काफ़ी हाई प्राइजेस होंगे, तो प्राइस भी हाई होते हैं। तो फिर आप सोनप्रयाग में आप स्टे कर लीजिए। आपको सोनप्रयाग में हॉल्स मिल जाएंगे, JMVN के रूम्स मिल जाएंगे और आपको रूम भी मिल जाएंगे अदर होटल्स वगैरह। तो हॉल्स वगैरह जो होते हैं उसमें बेड वगैरह आपको मिल जाता है, पिलो एंड ऑल दैट थिंग्स मिल जाती है, तो 100 रुपीज़ उसका चार्ज होता है। और अगर आप JMVN के अगर आप रूम लेते हैं तो उसका प्राइस 500 से स्टार्ट होता है। और अगर आप होटल्स वगैरह करना चाहते हैं तो वो 3000 से स्टार्ट होकर 6000 तक है। एंड अगर ये जून महीने में अगर आप जाते हो, मई जून जुलाई में, अगस्त में अगर आप जाते हो तो, क्योंकि ये पीक सीज़न होता है। और अगर आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाना चाहते हैं तो वही रूम्स का प्राइस काफ़ी कम हो जाता है, जो कि 600 रुपये से स्टार्ट होकर 1500 पे ख़त्म होता है। तो ये आपका सोनप्रयाग का हो गया। एंड उसके नेक्स्ट डे जब आप उठोगे मॉर्निंग में तो ट्राई करें जल्दी से जल्दी उठें सोनप्रयाग से, एंड आप जल्दी से जल्दी गौरीकुंड पहुँचे, क्योंकि ट्रैक गौरीकुंड से स्टार्ट होता है। सो अगर आप मॉर्निंग में जल्दी स्टार्ट कर दोगे ट्रैक तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप शाम की आरती आपको मिल सकती है। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड आने के लिए आपको जीप लेनी पड़ेगी। जीप का प्राइस कुछ 30 रुपीज़ है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड कुछ 5 किलोमीटर्स है और वो आपको गौरीकुंड पहुंचा देंगे। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आप या तो पैदल यात्रा कर सकते हो, या तो आप घोड़ा ले सकते हो, और या तो आप पालकी भी ले सकते हो। तो पैदल यात्रा बहुत कन्वीनियंट है अगर आप लो बजट वाले हो तो। अगर आप घोड़ा लेते हो तो घोड़े का प्राइस 1700 से लेकर 2500 रुपये तक होता है, डिपेंड अपॉन सीज़न। और अगर आप पालकी लेते हो तो पालकी का प्राइस 4000 भी जा सकते हो। पालकी का प्राइस जो है वो 4000 से 6000 के बीच में होता है। एंड ये पीक सीज़न का। और बाद अगर आप अदर सीज़न में आते हो तो वो थोड़ा कम भी हो जाएगा अगर आप बार्गेन करेंगे तो। अगर फिर आप पहुंचते हैं केदारनाथ में जो बीच में आप जो फूड है, फूड आपको चाहिए तो नॉर्मल फूड मिलेगा आपको, कोई ऐसा ज़्यादा थाली वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलेगी वहाँ पे मैगी है, पराठा है, चाय है, ये पकोड़े वगैरह ये सब आपको मिल जाएंगे, जिनके प्राइस भी बहुत लो है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। चाय 20 रुपये की होती है एंड मैगी एंड पराठा 50 रुपीज़ से है। तो ये आपको मिल जाएगा और यही आपको एक फूड ऑप्शन है वहाँ पे ऑन द वे, क्योंकि जर्नी होती है कुछ 16 से 19 किलोमीटर्स की और उसके लिए ऑलमोस्ट 7-8 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो आपको और बीच बीच में आपको नींबू पानी ये वगैरह मिलता रहेगा, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम ना हो इसलिए। एंड पानी का ऐसा है कि अगर आप अपने साथ में पानी आप नहीं खरीदते
तो आपको पानी का काफ़ी सारे सोर्सेस मिल जाएंगे वहाँ पे। पियाऊ बनाए हुए हैं जहाँ पे आप पानी पी सकते हो। आप सिर्फ अपने साथ में एक खाली वाटर बॉटल कैरी कीजिए कि जिससे आप वो पानी भर के पी सकें। तो पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे ऑन द वे टू ऑन ट्रैक, केदारनाथ के ट्रैक पे। अब बात करते हैं गाइस स्टे इन केदारनाथ। तो केदारनाथ में स्टे करने के लिए प्राइवेट होटल्स भी हैं, JNVN के भी होटल्स हैं और JNVN के डॉर्मेट्री बेड भी हैं। तो आप अगर JMVN का डॉर्मेट्री बेड लेते हैं तो उनका जो प्राइस है वो 800 रुपीज़ है, और अगर आप टेंट बेड लेते हैं तो 400 रुपीज़ का उसका प्राइस है। और अगर प्राइवेट होटल आप लेना चाहते हैं तो उनके प्राइस थोड़े ज़्यादा होते हैं, वो 2500 से स्टार्ट होकर 6000 तक उनके प्राइजेस होते हैं ये पीक सीजन में। अदरवाइज आप उनको बार्गेन भी कर सकते हो अदर सीजन में, सितंबर अक्टूबर के महीने में। और JNVN होटल वहाँ पे है जहाँ पे आप नाश्ता और लंच कर सकते हो। तो JNVN में आप अगर नाश्ता और लंच करना चाहते हैं तो नाश्ता कुछ 100 रुपीज़ का है और लंच 200 रुपीज़ का है। और वहाँ पे अदर होटल भी हैं जहाँ पे आपको थाली वगैरह मिल जाएगी जो कि 150 रुपये से होती है, 150-200 की, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो गाइज यही था। और आप रिटर्न आते समय भी खच्चर घोड़ा ले सकते हैं, उनके भी प्राइस आप बार्गेन कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप इसका बजट निकालते हो, खर्चा देखेंगे तो गाइज 3 से 4 हज़ार रुपये में आप अच्छा खासा सोलो ट्रिप कर सकते हो। इवन अगर आप ग्रुप में भी जाते हो तो 3-4 हज़ार रुपये में पर पर्सन आपको पड़ जाएगा अगर आपके अदर एक्सपेंसेस नहीं है तो गाइज यही ओवरऑल मेरी जर्नी थी जो मैंने आपको बताई। और आप इस तरीके से अपनी केदारनाथ की जर्नी प्लान कर सकते हो और अपनी जर्नी एंजॉय कर सकते हो। और अगर मैं तो रिकमेंड करूँगी कि अगर आप ग्रुप में हो और अगर आप एक बॉयज़ हो या जेंट्स हो जो भी हो, तो आप ये जर्नी को खुद ही प्लान करके खुद ही इंजॉय कर सकते हो। आपको कोई ज़्यादा 10,000 रुपये 15,000 रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगी फ्रेंड्स कि आप ऑर्गेनाइज़र के थ्रू ना जाकर आप खुद ही अपनी ट्रिप प्लान करें। बिकॉज अगर आपके पास ग्रुप है अच्छा खासा तो कैसा है कि आप अच्छे से इस जर्नी को एंजॉय कर सकते हो केदारनाथ को। तो वो आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो। क्योंकि ऑर्गेनाइजर जो थे हमारे उनसे थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, बिकॉज उस तरीके से हमें इंजॉय करने नहीं मिला, बहुत ज़्यादा भाग दौड़। बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने हमें कम से कम 40 लोग के ग्रुप में डिवाइड किया हुआ था, 2 टेम्पो ट्रैवलर थी, एंड वो लोग इस तरीके से ऑर्गेनाइज अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, उनसे मेंटेन नहीं हो रहा था कुछ भी। खाना हमें केदारनाथ में था कुछ अच्छा खास नहीं मिला, प्लस जो अदर चीज़ें थी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुए, नेचुरल थिंग्स भी हुए। आपने देखा होगा कि हम लोग हमारे सोनप्रयाग में टेंट हाउस में ना स्टे करके हम लोगों ने कहीं और धर्मशाला में स्टे किया। सो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं गाइज। तो आप इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप ऑर्गेनाइजर थ्रू जाना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजर के थ्रू अगर आप जाते हैं तो वो हेडेक नहीं होता है, रूम बुक करना, खाना एंड ऑल दैट ये वो। और अगर आप ऑर्गेनाइजर नहीं करते हैं तो फिर वो सब टेंशन होता है कि रूम कहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सब चीज़। बट अब अगर आप पीक सीजन में जाओगे तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट अदरवाइज आप अगर सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में जाते हैं तो आपको ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। बिकॉज दैट टाइम पे बहुत सारा चीज़ें अवेलेबल होती है, बहुत सारे रूम्स अवेलेबल होते हैं, पीक सीजन नहीं होता है तो क्राउड भी कम होता है, एंड आप आपकी केदारनाथ की जर्नी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकोगे। सो फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी आपको हेल्प हुई होगी मेरी ये इन्फॉर्मेशन से, और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा वीडियो किसी और को भी हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ उनके साथ में शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। सो मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।